तो देखिए, सबसे पहले मीनिंग ऑफ लीगल सर्विसेज देख लेते हैं कि भाई लीगल सर्विसेज किसे बोलते हैं, क्योंकि जब भी उसी का एडवोकेट सप्लाई करेगा तो जो जीएसटी लगेगा वो आरसीएम में लगेगा ना। ओके, तो देखो, लीगल सर्विस मीन्स एनी सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एडवाइस कंसल्टेंसी, ऑल्सो इंक्लूड रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज बिफोर एनी कोर्ट, ट्राइब्यूनल और अथॉरिटी। कुछ आपको बात समझा, नहीं समझा रहेगा तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वकील साहब हैं। ओके, अब ये वकील साहब को जीएसटी का बहुत ही अच्छा नॉलेज है और जीएसटी एक लॉ है, लीगल चीज है। तो देखो अब ये क्या करेंगे, सबसे पहले किसी को एडवाइस देंगे। एडवाइस में ये क्या एडवाइस दे सकते हैं कि कोई सप्लाई है, फॉर एग्जांपल सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, उस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, उसके रिस्पेक्ट में एडवाइस दे सकते हैं। ये कंसल्टेंसी का भी काम कर सकते हैं, इनको कोई बिजनेस है कंसल्टेंसी के लिए रख सकती है कि, और फिर वहां पे वकील साहब क्या करेंगे तो जीएसटी में जो भी लॉ है उसको बता करके देंगे, सो दैट जो एंटिटीज है उसका कंप्लायंस करते रहे। ओके, उसके बाद से क्या हुआ, जो एंटिटी है उस पे जीएसटी का असेसमेंट हुआ, ऑफिसर्स आए और ऑफिसर बोल रहे कि भाई आपने 100 करोड़ जीएसटी की चोरी की है। देन इन दैट केस ये जो केस लड़ने जाएगा वो कौन जाएगा, जो बिजनेसमैन है, उसको तो नॉलेज रहेगा नहीं, तो बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करेंगे ये वकील साहब, कहाँ पे, कोर्ट में, ट्राइब्यूनल में या फिर और भी कहीं अथॉरिटी पे। तो इसका मतलब होता है लीगल सर्विसेज। अभी आपको समझ में आया रहेगा। तो आइए एक बार मैं और पढ़ देता हूं, देखिए क्या बोला जा रहा है। लीगल सर्विस मीन्स एनी सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एडवाइस कंसल्टेंसी, ऑल्सो इंक्लूड रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज, मतलब यहाँ पे वकील साहब बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, बिफोर एनी कोर्ट, कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, ट्राइब्यूनल या फिर अथॉरिटी। ओके, अब देखिए जो एग्जम्पशन है लीगल सर्विसेज पे, उसको बहुत ही इजीली मैं आपको समझा सकता हूं। तो जो मैं आपको बोल रहा हूं, जिस वे में आपको मैं समझा रहा हूं, बस मेरे को सुनते रहिए। जब ये 10 से 15 मिनट होगा आराम से आप चीजों को समझ लोगे। ओके, तो देखिए मैं यहां पे आता हूं। अभी लीगल सर्विस पर टैक्स लगने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कहां पे आरसीएम है, कहां पे आरसीएम नहीं है। तो देखो उसके लिए जो सप्लायर ऑफ लीगल सर्विसेज है उसको आपको 2 कैटेगरी में बांटना पड़ेगा, कैटेगरी 1 एंड देन कैटेगरी 2। ओके, तो देखो जो कैटेगरी 1 है उसमें कौन कौन है, तो यहां पे मैं आपको दिखाऊं तो कैटेगरी 1 में 2 लोग आते हैं। कौन कौन है ये जरा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहली बात, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट। तो बहुत सारे एडवोकेट है वो साथ में आकर के पार्टनरशिप किए हैं। ओके, दूसरा क्या बोल रहा है, इंडिविजुअल एडवोकेट, ठीक है, एक्सेप्ट सीनियर एडवोकेट। तो कौन कौन आए साहब, तो देखो ये जो कैटेगरी 1 है उसमें आ रहा है इंडिविजुअल एडवोकेट, और ये जो इंडिविजुअल एडवोकेट है ये कौन से एडवोकेट नहीं होने चाहिए, जो सीनियर एडवोकेट है वो नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट, तो ये 1 कैटेगरी ऑफ सप्लायर हुआ। ओके, अब देखो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि ये सर्विस किसको दे रहे हैं। तो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन है, तो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस को 2 कैटेगरी में आपको बांट देना है। एक कैटेगरी है बिजनेस एंटिटी, दूसरा कैटेगरी है अदर देन बिजनेस एंटिटी, कोई भी ऐसा पर्सन है जो बिजनेस नहीं कर रहा है। अब जो बिजनेस एंटिटी है आपको ये देखना है कि बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी है क्या। ओके, अगर जो वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है देन बताइए टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, टैक्स लगेगा और आरसीएम पे लगेगा। ओके, दूसरी साइड अगर जो मैं बात करूं, अगर जो रेसिपिएंट है, बिजनेस एंटिटी है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। जीएसटी में रजिस्टर क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि उसको एग्जेम्पशन मिला रहेगा, उसका जो टर्नओवर है गुड्स के केस में 40 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा रहेगा और सर्विस के केस में 20 लाख से एक्सीड नहीं करता रहेगा। आप समझें, तो देखो वही है ये। तो बिजनेस एंटिटी के केस में टैक्सेबल हो सकता है कभी जब बिजनेस एंटिटी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। इसको छोड़ करके जो ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सप्लायर्स है जिसमें पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट है या फिर इंडिविजुअल एडवोकेट है एक्सेप्ट सीनियर एडवोकेट, अदर पर्सन को सर्विस देते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को देते हैं,
इंडिविजुअल को देते हैं, दूसरे एडवोकेट को देते हैं। ये हर चीज में एग्जेम्पशन मिला हुआ है, मीन्स ये जो सप्लाई करेंगे उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, कैटेगरी 2 पे जाते हैं। तो देखो कैटेगरी 2 में क्या बोला जा रहा है भाई, जो सप्लायर ऑफ सर्विस है वो कौन होगा। तो देखिए सप्लायर ऑफ सर्विस, यहाँ पे सबसे पहली बात इंडिविजुअल सीनियर एडवोकेट होगा। ऊपर कौन था, इंडिविजुअल एडवोकेट अदर देन सीनियर, तो अभी यहाँ पे सीनियर को कवर किया गया है। ओके, दूसरा कौन होगा, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल आप समझते हो, यहाँ पे क्या होता है, बिजनेस में जो केसेस चल रहे हैं, मतलब दो बिजनेस के बीच में किसी चीज को लेकर के एक डिस्प्यूट है, तो वहां पे आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल आता है, बहुत सारे वकील रहते हैं और वो साथ में केस को देख करके एक डिसीजन लेते हैं। ओके, तो इसको बोला जाता है आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। अभी आप देखोगे तो ये सेकेंड कैटेगरी ऑफ सप्लायर्स हैं। अब ये जो सप्लाई दे रहे हैं इस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, आप कैसे समझोगे। तो देखो आपको रेसिपिएंट को फिर से 2 कैटेगरी में बांटना है। जो कैटेगरी 1 रहेगा वो कौन रहेगा, या तो बिजनेस एंटिटी, वो ऊपर भी था, यहाँ पे एक एडिशनल है भाई। एडिशनल कौन है, एडवोकेट या फिर फॉर्म ऑफ एडवोकेट। ओके, अगर जो ये रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी हैं या फिर लायबल टू रजिस्टर अंडर जीएसटी हैं, देन इन दैट केस बताओ जो ये सर्विस लेंगे वो टैक्सेबल रहेगा कि एग्जेम्प्ट रहेगा। तो वो सर्विस टैक्सेबल रहेगा, और टैक्सेबल किस में रहेगा, आरसीएम में रहेगा। ओके, और ये जो बिजनेस एंटिटी है या फिर एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट है, ये रजिस्टर्ड नहीं है तो साहब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के उनके ऊपर लायबिलिटी नहीं है, तो जो ये सर्विस ले रहे हैं ना वो सर्विस एग्जेम्प्ट रहेगा, वो सर्विस एग्जेम्प्ट रहेगा। ओके, और अदर पर्सन में क्या रहेगा, तो अदर पर्सन में बट ओवेस ऊपर भी एग्जेम्पशन था, यहाँ पे भी एग्जेम्पशन है। ओके, अब यहाँ पे मैं बोला रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब ये या तो वो रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर या फिर वो लायबल टू रजिस्टर है जीएसटी के अंदर। लायबल टू रजिस्टर मतलब क्या, जो प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर है उनका जो टर्नओवर है वो एक्सीड हो गया है रजिस्ट्रेशन का जो लिमिट है उसके। ओके, तो अभी उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके, अब देखो यहाँ से हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन आए हैं। आपने एक चीज देखा, कैटेगरी 1 पढ़ाया आपको या कैटेगरी 2 पढ़ाया, ये दोनों कैटेगरी में कहीं एफसीएम की बात ही नहीं आई। मतलब क्या, मतलब साफ है कि जीएसटी नॉट पेएबल अंडर एफसीएम किसको किसको, तो देखो जब ये सप्लाई करते हैं तो लीगल सर्विस देते हैं कौन कौन, एडवोकेट, फॉर्म्स ऑफ एडवोकेट, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। तो इन दैट केस इन लोगों को एफसीएम में टैक्स भरना ही नहीं पड़ता है, या तो आरसीएम में टैक्स लगेगा या तो टैक्स लगेगा ही नहीं। तो वहीं यहाँ पे लगा है, बोला गया है कि इन लोगों को टैक्स नहीं भरना है, तो नो एफसीएम। अब दूसरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, पॉसिबिलिटी 1 जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है वो आरसीएम में टैक्स भरेगा। पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या है कि भाई उस पर टैक्स ही नहीं लगेगा, जो सर्विस है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा जीएसटी से। समझे बात को। और देखो अभी यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एडवोकेट ही दुनिया में लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं भाई, हम जो सीए हैं हम भी तो प्रोवाइड करते हैं, जो सीएस है वो भी तो प्रोवाइड करते हैं, और ऐसे दूसरे लोग भी प्रोवाइड करते हैं। तो जो अदर देन एडवोकेट है वो अगर जो लीगल सर्विस प्रोवाइड करता है तो वहां पे बताओ जीएसटी लगता है कि नहीं, जीएसटी लगता है साहब, और जीएसटी एफसीएम में लगता है। मतलब क्या, ये जो सीए है या फिर सीएस है इसको ही फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी जमा करवाना पड़ता है। ओके, तो कैटेगरी आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा। देखो तो सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है, कैटेगरी 1 में इंडिविजुअल एडवोकेट एक्सेप्ट सीनियर एडवोकेट, उसके बाद से पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट, और दूसरा कैटेगरी में कौन है, इंडिविजुअल सीनियर एडवोकेट एंड आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। ओके, तो ये तो मैंने आपको मोटा मोटी आइडिया दे दिया इस टॉपिक का। अब आइए डिटेल में भी अपने बुक से इसको पढ़ लेते हैं। ओके, तो मैं अपने बुक में आता हूँ। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो ये जो है ये कैटेगरी 1 है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो सप्लायर कौन रहेगा, तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट, इंडिविजुअल एडवोकेट एक्सेप्ट सीनियर एडवोकेट। ओके, अब देखो अगर जो ये बिजनेस एंटिटी को दे रहा है सर्विस, देन इन दैट केस आपको क्या देखना है, क्या वो बिजनेस एंटिटी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्पशन मिला है।
अगर जो उसको एग्जेम्पशन मिला है किसके बेसिस पे, एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जो लिमिट है 20 लाख का या 40 लाख का उसको एक्सीड नहीं हुआ तो उनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। और क्योंकि वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिए रहेंगे, इसके लिए यहाँ पे उनको एग्जेम्पशन दिया गया। मतलब ये जो सर्विस ले रहे हैं उस पे टैक्स नहीं लगता है लीगल सर्विसेज पे जो एडवोकेट से लिया जा रहा है। ओके, दूसरी साइड इन लोगों का टर्नओवर एक्सीड हो गया है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में और ये जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है या पहले से रजिस्ट्रेशन ले लिए हैं, देन इन दैट केस जो ये सर्विस लेंगे वो सर्विस टैक्सेबल होगा और आरसीएम में होगा। ओके, अब देखो ये एक कैटेगरी को छोड़ करके दूसरे कैटेगरी क्या है, तो देखो रेसिपिएंट इज गवर्नमेंट अथॉरिटी, ठीक है, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होएगा, इन दैट केस जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जम्प्ट है। और ऐसे ही रेसिपिएंट कौन है, एडवोकेट है या फिर फॉर्म ऑफ एडवोकेट है तो वहां पे भी जीएसटी नहीं लगता है। रेसिपिएंट अदर देन बिजनेस एंटिटी है, फॉर एग्जांपल किसी को डिवोर्स करवाना है, ओके, तो डिवोर्स करवाने के लिए इंडिविजुअल जाते हैं, तो इंडिविजुअल तो बिजनेस कर नहीं रहे हैं तो वो यहाँ पे कवर होंगे। तो वहाँ पे जो लॉयर सर्विसेज देगा, लीगल सर्विसेज, उस पे जीएसटी नहीं लगता है। ये आप समझ गए कैटेगरी 1 में। अब देखो यहाँ पे हम जो एग्जेम्पशन की बात कर रहे हैं ना, वो मेगा एग्जेम्पशन का जो नोटिफिकेशन है 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट का, उसकी बात कर रहे हैं और इसको हम एग्जेम्पशन में भी बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। अब आप सोचते रहोगे कि मैं इधर भी एग्जेम्पशन क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं आपको आरसीएम और एफसीएम की पढ़ाई करा के दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे टैक्स आरसीएम में लगेगा और एफसीएम में लगेगा। तो आरसीएम और एफसीएम की बात तभी आएगी दोस्तों जब भी टैक्स लगेगा। जहाँ पे टैक्स ही नहीं लगेगा वहाँ पे, तो जब टैक्स नहीं लगेगा तो ये जो कलेक्शन के मेथड है आरसीएम और एफसीएम, गवर्नमेंट इसको यूज ही नहीं करेगा। समझे बात? इसीलिए मैं आपको साथ ही साथ जहाँ पे एग्जेम्पशन चीज़ें हैं वो बता के जा रहा हूँ आपको। ओके, अब देखिए, अब कैटेगरी 2 की बात करेंगे। तो कैटेगरी 2 में कौन कौन है, तो यहाँ पे है सीनियर एडवोकेट या फिर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। तो यहाँ पे क्या है, देखिए एक रेसिपिएंट कौन है, बिजनेस एंटिटी, या फिर रेसिपिएंट एडवोकेट या फिर फॉर्म ऑफ एडवोकेट है। देन इन दैट केस यही आपको देखना है क्या इनको एग्जेम्पशन मिला है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर जो ऐसा है तो जो ये लीगल सर्विसेज है वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। अदरवाइज अगर जो ये लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, इन लोगों का टर्नओवर इतना हो गया है कि इन लोगों को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है, देन इन दैट केस ये जो सर्विस ले रहे हैं वो सर्विस टैक्सेबल होगा और आरसीएम में टैक्सेबल होगा। ये सभी चीज़ें तो मैं आपको बहुत अच्छे से अपने नोट्स में ही बता दिया, ठीक है। अब देखो रेसिपिएंट एडवोकेट या फिर फॉर्म ऑफ एडवोकेट है, मतलब एक एडवोकेट से एडवोकेट या फिर फॉर्म ऑफ एडवोकेट सर्विस ले रहा है, देन इन दैट केस ये सर्विस पे भी टैक्स लग सकता है, प्रोवाइडेड जो सर्विस ले रहा है रेसिपिएंट है वो रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है, मतलब उसका जो टर्नओवर है वो एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन नहीं है, तो उन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रहेंगे, ठीक है, या लेंगे और वो आरसीएम में टैक्स पे करेंगे। ओके, और टर्नओवर उतना नहीं है तो देन इन दैट केस वो एलिजिबल होंगे एग्जेम्पशन के लिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए, और बिकॉज ऑफ दैट उनको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ओके, ये एंट्री समझा कि नहीं समझा कमेंट करके जरूर बताइए। अब देखिए ये एंट्री पे आपके मॉड्यूल में 2 सम्स है, तो जो सम है उसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी आ जाएगा, मतलब कि प्रैक्टिकली ये चलता है कैसे वो भी समझ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है लीगल फीस इज रिसीव्ड बाय सुश्रुत एंड एडवोकेट। तो सुश्रुत क्या है, एक एडवोकेट है और उनको लीगल फीस मिल रहा है। अब किससे मिल रहा है, फ्रॉम मेसर्स तत्वा ट्रेडिंग कंपनी, तो तत्वा ट्रेडिंग कंपनी से मिल रहा है। एंगेज इन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज, और ये तत्वा ट्रेडिंग कंपनी क्या करता है, टैक्सेबल सप्लाई करता है। लोकेटेड इन महाराष्ट्र में लोकेटेड है। हैविंग टर्नओवर 50 लाख्स, तो जब इनका टर्नओवर 50 लाख्स है तो बट ऑब्वियस इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो लिए रहेंगे ये। इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हु इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स इन दिस केस, बता सकते हैं आप। तो देखिए एक चीज तो पक्का है, फॉरवर्ड चार्ज में तो टैक्स लगेगा नहीं, ठीक है, एडवोकेट की सर्विसेज पे, तो सुश्रुत तो नहीं पे करेंगे क्योंकि ये एडवोकेट है।
अब बात ये आता है कि कंपनी पे करेगी कि नहीं करेगी। तो कंपनी बिजनेस कर रही है तो ये बिजनेस एंटिटी है। तो अगर जो ये कंपनी एग्जेम्पशन नहीं मिला है रजिस्ट्रेशन से अंडर जीएसटी, मतलब इनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर ज़्यादा था, ओके, तो कितना था, 50 लाख था। तो ये 50 लाख था तो इनको अभी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और क्योंकि ये जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेंगे तो यहाँ पे आरसीएम में ये टैक्स पे करेंगे। ओके, समझाना आपको ये, ठीक है। अब देखिए, तो ये वाला मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए। आइए देखते हैं ये क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर, तो अभी मैंने क्या किया, चौथा वाला करा दिया। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का ए की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहा है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल टू एनी बिजनेस एंटिटी। तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसको, किसी भी बिजनेस एंटिटी को। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेट द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस प्रोवाइडेड रेसिपिएंट लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है, और रेसिपिएंट कहाँ पे लोकेटेड है, टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। आप एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ पे आरसीएम की लायबिलिटी आ रही है, ये अंडरस्टूड है कि जिन पे आरसीएम की लायबिलिटी आ रही है वो टैक्सेबल टेरिटरी में ही लोकेटेड है, मतलब क्या, इंडिया में ही लोकेटेड है। ओके, अदरवाइज गवर्नमेंट को कलेक्शन डिफिकल्टीज होएगा ना। ओके, तो देखो, तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल टू एनी बिजनेस एंटिटी, तो ये कैटेगरी 1 में आता है कि कैटेगरी 2 में आता है, तो कैटेगरी 2 में आता है। और कैटेगरी 2 में हमने क्या सीखा, तो देखो कैटेगरी 2 में हमने ये सीखा कि जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल है बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है, तो एग्रीगेट टर्नओवर आपको देखना पड़ेगा कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में वो एलिजिबल थे क्या जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर जो हाँ तो फिर टैक्स नहीं लगेगा, अगर जो नहीं तो जीएसटी में रजिस्टर रहेंगे और आरसीएम में टैक्स भरेंगे। तो वही आपको आंसर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा 2 क्वेश्चन तो हो गया। और यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको लीगल सर्विसेज पढ़ा दिया।